सोचकर देखिए, अगर आपके सामने आपके पिताजी को कोई थप्पड़ मार दे और वो भी वर्दी पहने हुए लोग हों, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस दर्द की कहानी है जिसने एक बेटे की जिंदगी बदल दी और एक ऐसे सच की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वंदे मातरम। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साल 2020 पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। पूरा देश एक तरीके से बंद था। इतना ही नहीं, एक दूसरे से लोग मिलते समय भी डरते थे। बहुत डरा करते थे, चाहे कोई कितना भी सगा संबंधी हो। देखता था कि सामने आ रहा है तो बचकर निकल जाया करते थे लोग। ऐसी ही एक कहानी तमिलनाडु से सामने आती है। तमिलनाडु में शाम के 7 बजे हुए थे। पुलिस गश्त पर थी, क्योंकि उस समय कहा गया था कि अगर कोई भी लेट तक दुकान खोलता है, 7 बजे के बाद भी अगर कोई दुकान खोलता है, तो उसका चालान काटा जाए, उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाए। तो इसी तरीके से पुलिस लगी हुई थी। हर दुकान की निगरानी कर रही थी, हर उस चौक-चौराहे की निगरानी कर रही थी जहां लोग ज़्यादा जुड़ा करते थे। ऐसे ही एक तमिलनाडु की एक जगह है, एक जिला है थूथुकुडी थूथुकुडी। उस जिले में भी एक दुकान खुली हुई थी। शाम का समय 7 बज चुके थे, पुलिस वाले आते हैं। जयराज नाम का एक व्यक्ति दुकान खोले हुए बैठा हुआ था। पुलिस वाले आकर के उससे ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ पूछते हैं, आते ही उसके थप्पड़ लगा देते हैं। और इतना ही नहीं, उसे घसीटते हुए पुलिस थाने ले जाने की कोशिश करते हैं, ले जाने का प्रयास करते हैं और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और थाने ले जाते हैं। कुछ समय बाद करीब 7 बजकर के 40 मिनट का समय होता है, करीब जब पुलिस वालों ने इस व्यक्ति को उठाया 7:30 बजे, उससे करीब आधा घंटे बाद की बात है। उसका बेटा दुकान पर आता है और देखता है कि दुकान तो खुली हुई है लेकिन पिताजी नहीं है। वो आस-पास देखता है लेकिन उसके पिताजी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। वो पड़ोसी दुकान वालों से, हालाँकि दुकान बंद थी लेकिन कुछ व्यक्ति 1-2 उसे दिखाई देते हैं। वो पूछता है कि क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? तो एक व्यक्ति कहता है, हाँ, आपके पिताजी को कुछ पुलिस वाले घसीटते हुए पुलिस थाने की तरफ लेकर के गए हैं। अब वो घबरा जाता है लड़का और वो पुलिस थाने की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। जब वो पुलिस थाने की तरफ दौड़ता है और कुछ ही समय में वो पुलिस थाने पहुँच जाता है। जब पुलिस थाने वो झाँक कर के अंदर देखता है, तो कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। उसके गाल पर थप्पड़ लगा रहे थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं, जयराज था। इसका जो ये लड़का गया था, इसका पिता। ये देख कर के एकदम सहम जाता है और उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि सर, प्लीज़ मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे, आगे से दुकान हम लेट तक नहीं खोलेंगे। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते। एक के बाद एक थप्पड़ लगाना उसके पिताजी को शुरू करते रहते हैं। इतना देख कर के उसका लड़का जयराज का, उसको गुस्सा आता है, वो पुलिस वाले के हाथ को पकड़ के खींच लेता है कि सर, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। अब इतना ही नहीं, खींचातानी होना शुरू हो जाती है। पुलिस वाले जब नहीं छोड़ते तो वो हाथ पकड़ के खींचता है और गलती से उसका हाथ उसके कॉलर तक पहुँच जाता है, यानी एक पुलिस वाले के कॉलर तक पहुँच जाता है। वो पुलिस वाला कोई और नहीं था, सीनियर इंस्पेक्टर था। जब उसके गले तक वो हाथ पहुँचता है, तो पुलिस वाला अब उसके पिता को छोड़ करके उसके बेटे को पकड़ लेता है और उस बेटे की पिटाई करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, दोनों को पकड़ के एक रूम में ले जाया जाता है और उस कमरे में बंद करके इनकी बहुत, बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती है। समय बीतता रहता है, 8 बजते हैं, साढ़े 8 बजते हैं, लेकिन पिटाई का सिलसिला लगातार चलता रहता है। फिर घड़ी में 9 बजे का समय होता है, रात के 9 बजते हैं। एक महिला कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी थी, वो आती है, इसका नाम था रेवती। वो जैसे ही थाने में घुसती है, आकर के देखती है कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कुछ लोग रो रहे हैं एक कमरे में। वो जाती है, जाकर के देखती है तो कुछ पुलिस वाले उन दोनों बाप-बेटों को पीट रहे थे। महिला कांस्टेबल, हालाँकि पद छोटा, वहाँ सीनियर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस तरह के पद के लोग उन दोनों की पिटाई कर रहे थे। महिला फिर भी कोशिश करती है, कहती है कि सर, इनको मत पीटिए, क्यों आप इनको पीट रहे हैं? ये मर जाएँगे। लेकिन पुलिस वाले इसको डरा देते हैं कि जाओ यहाँ से बाहर, बाहर जाके बैठो। महिला कांस्टेबल बाहर आती है, आकर के बैठ जाती है।
लेकिन मन ही मन रोने लगती है। क्यों इनको इतना पीटा जा रहा है? लहूलुहान कर देते हैं पुलिस वाले मारते-मारते। आखिर ये पुलिस वाले क्या चाहते थे? ये सोचने वाली बात है कि ये पुलिस वाले आखिर इस इन दोनों बाप-बेटों से क्या चाहते? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस वाले केवल अपनी वर्दी का खौफ दिखाना चाहते हैं। वो डराना चाहते हैं कि जब हम निकल के जाएँ, जब हमें कुछ लोग या आम लोग देखें, तो हमसे डरें। शायद इनका भी कुछ ऐसा ही प्लान रहा होगा। हालाँकि पूरी रात इनको पीटते हुए निकल जाती है। ये पुलिस वाले 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे नहीं, पूरी रात इनकी पिटाई लगाते हैं। कुछ समय बाद इनके घरवाले भी ढूँढते हुए कि बाप-बेटे दोनों गायब हैं। इनके रिश्तेदार, इनके घरवाले आते हैं ढूँढते हुए। इनको पता लगता है कि पुलिस थाने में इन दोनों को पकड़ा हुआ है और वहाँ इनको जो है रखा गया है। पुलिस वाले थाने के बाहर आकर के कुछ पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारे एक बेटा और इनके पिताजी आपके थाने में हैं, तो उनका क्या कसूर है, उनको छोड़िए। तो पुलिस वाले उनके घरवालों को भी डराते हैं कि शांति से जाओ, अपने घर जाओ, सुबह उनको भेज देंगे। उनकी गलती है, उनकी कमी है, उन्होंने लॉकडाउन के अंदर दुकान खोली हुई थी। फिर भी घर वाले बहुत कोशिश करते हैं, हाथ-पैर जोड़ते हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला इनके घरवालों की बात भी नहीं सुनता और ये पिटाई का सिलसिला सुबह तक चलता रहता है। जब दिन निकल आता है, तो एक इंस्पेक्टर साहब आते हैं इनके घरवालों के सामने और इनसे कहते हैं कि जाओ और अपने बेटे के और अपने बेटे के बाप के कपड़े लेकर के आओ इन दोनों के, क्योंकि अब इनको जज साहब के पास लेकर के जाना है। दोनों की ये खबर सुन कर के घरवाले घबरा जाते हैं, कि जज साहब के पास भी जाना है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो दूसरी ओर ये सोचते हैं कि चलो हमें कम से कम जजमेंट तो सही मिलेगा। वो भाग करके जाते हैं और कपड़े लेकर के आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच इंस्पेक्टर साहब इनको रोकते हैं और कहते हैं कि रुको, कपड़े लेने तो जा रहे हो, लेकिन कपड़े काले लेकर के आना। क्योंकि इनमें इतनी हमने पिटाई लगाई है कि ये लहूलुहान हैं और इनके खून निकल रहे हैं। जज साहब अगर खून देखेंगे तो फिर हमें परेशानी आएगी। इसलिए आप काले कपड़े लेकर के आना। घर वाले डरते हुए, परेशान होते हुए जाते हैं और काले कपड़े लेकर के आ जाते हैं। अब इन दोनों को, बाप-बेटों को वहीं थाने में कपड़े चेंज करवाए जाते हैं और कहा जाता है कि कपड़े बदलो। अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये खुद से कपड़े बदल सकें क्योंकि इनकी पिटाई रात भर हुई थी। लहूलुहान थे, फर्श पर खून था, दीवारों पर खून था, बहुत इनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी लात मारी गई। इनके बहुत इनकी मतलब मैं बयाँ नहीं कर सकता। जब मैं इस कहानी को तैयार कर रहा था तो मेरे आँखों में आँसू थे। मुझे लग रहा था कि यार ये पुलिस वाले हैं या शैतान हैं? मैं खुद अपने मन ही मन सोच रहा था और मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों को भी बतानी चाहिए और इसके बाद इनको तैयार किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और इनको डराया जाता है कि अब तुम दोनों जज साहब के पास जा रहे हो और किसी ने भी फालतू की बात की, कोई वहाँ बोला और किसी ने भी कहा कि हमने मार लगाई है, पिटाई लगाई है, तो नतीजा बहुत बुरा होगा। दोनों सुन कर के शांति। हालाँकि कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं थे। इतनी पिटाई इनकी हुई थी कि ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो आखिर ये बोल क्या पाते? अब ये गाड़ी में बिठाते हैं और जज साहब के पास पहुँचने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। जज साहब अपने घर थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। सारी चीज़ें लगभग घर से हो रही थी। जज साहब के घर जब ये पुलिस वाले पहुँचते हैं तो जज साहब को आवाज़ लगाते हैं कि जज साहब बाहर आइए, एक केस आया है। जज साहब अंदर से बाहर निकल के आते हैं लेकिन दूसरी मंजिल पर थे। पुलिस वाले नीचे और जज साहब ऊपर। दूसरी मंजिल से बाहर निकलते हैं, खिड़की से नीचे देखते हैं, हाँ, बताओ क्या हुआ? पुलिस वाले कहते हैं कि जज साहब ये अपराधी आए हैं, इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और पुलिस वालों पर भी जो है वो पिटाई लगाई है, पुलिस वालों को भी पीटा है इन्होंने। जज साहब थोड़े से बौखला जाते हैं, कि पुलिस पर भी इन्होंने जो है थप्पड़ मारने की कोशिश की है, पिटाई लगाने की कोशिश की है पुलिस की भी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि क्या कोई भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो पुलिस पर हाथ छोड़ सकता है? मुझे नहीं लगता किसी की इतनी हिम्मत होगी। खास तौर पे किसी मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति की या गरीब आदमी की, जो वर्दी पर हाथ छोड़े। एक बार सोचना चाहिए था जज साहब को। लेकिन जज साहब कहते हैं, "क्या मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आए हो इसका?" तो कहते हैं कि, "हाँ, लेकर के आए हैं।" कहते हैं, "लाओ ऊपर लेके आओ।"
मेडिकल सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ कुछ और भी कागज़ात ऊपर भेजे जाते हैं, जिन पर जज साहब साइन कर देते हैं और इनको पुलिस के हवाले यानी पुलिस कस्टडी में दे देते हैं। अब इसके साथ जो मिला हुआ था, वो डॉक्टर भी मिला हुआ था क्योंकि जो ये मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाया गया था, ये फर्जी मेडिकल सर्टिफ़िकेट था। क्योंकि इनके अंदर कुछ भी नहीं था इस सर्टिफ़िकेट में क्योंकि इतनी मार, इतनी पिटाई लगी थी, मेडिकल सर्टिफ़िकेट फर्जी बनाया गया था। इसके बाद जज साहब इनको पुलिस कस्टडी में दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ले जाओ। पुलिस वाले फिर से इन्हें अपनी कस्टडी में लेते हैं और अपने साथ लेकर के निकल जाते हैं। फिर थप्पड़ मारते हुए, पिटाई लगाते हुए और इन्हें यहाँ से जेल की तरफ लेकर के जाते हैं। जब ये जेल पहुँचते हैं तो इनके जो लड़का था जयराज का, इसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब कि खून की उल्टियाँ आनी इसको शुरू हो जाती हैं। खून की उल्टी आती हैं तो पुलिस वाले थोड़े से घबरा जाते हैं कि भई पिटाई मुझे लग रहा है ज़्यादा लगा दी है इसकी। तो अब इनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। लड़का जो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद इसके जो पिता जयराज थे, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी भी खून की उल्टियाँ और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होती है जब उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है, कुछ समय के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। बाप और बेटे दोनों मर चुके। अब जब ये दोनों मर जाते हैं, पुलिस वाले पहली बार थोड़ा-सा घबराते हैं, यार ये क्या हो गया? लेकिन कोई भी उनको दुःख नहीं था, कोई दर्द नहीं था। हँसते-मुस्कुराते हुए आगे चल रहे थे। इसके बाद ये खबर आग की तरह जनता में फैल जाती है, वहाँ के आस-पास क्षेत्रों में फैल जाती है। तो वहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन के जो दुकानदार थे, वो दुकानदार सड़कों पर उतर जाते हैं। न केवल दुकानदार, आस-पास के जो लोग थे, इनके रिश्तेदार, इनके पड़ोसी, ये सभी लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, न्याय के लिए। पहली बार जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, वो थोड़े-से घबराते हैं, लेकिन इन पुलिस वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। हालाँकि ये अफ़सर पुलिस वालों को बचाने में लग जाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये खबर आगे बढ़ती है और ये खबर तूल पकड़ती है, तो आग की तरह तेज़ी से आगे बढ़ती है। फिर ये खबर पहुँचती है मद्रास हाई कोर्ट तक। मद्रास हाई कोर्ट अपनी तरफ इस खबर को जब सुनता है, ये खबर है, वो अपनी तरफ से एक संज्ञान लेती है। और कहती है कि इस मामले की पूरी जांच को सीआईडी को सौंप दो और ये सीआईडी को जब तक सौंप दो जब तक सीबीआई आकर के इस केस को टेक ओवर ना कर ले और मुझे पूरी रिपोर्ट तुरंत चाहिए। पहली बार सारे अफसर घबरा जाते हैं क्योंकि अब जो बात कही थी वो किसी आम आदमी के द्वारा या किसी नेता के द्वारा नहीं, ये हाई कोर्ट के द्वारा कही गई और हाई कोर्ट की बात को कोई टाल नहीं सकता। पहली बार पुलिस अफ़सर की हवा खराब होती है, ये क्या हो गया? लेकिन अब भी कोई इनके चेहरे पर कोई ऐसी दर्द का या दुःख नहीं था, बिल्कुल एकदम खुशी थी, कि देखो यार क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम छूट जाएँगे कुछ दिन में, केस चलेगा, चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि लगातार इन लोगों ने ऐसा किया था पहले भी, तो इनको लग रहा था कि ये केस क्या होगा? अब ये सीआईडी को केस जब सौंप दिया जाता है, तो कुछ दिन सीआईडी इसकी केस की जो है देखभाल करती है, लेकिन उसके बाद ये सीबीआई को केस दे दिया जाता है। हालाँकि सीआईडी 10 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें इस थाने के अंदर कुल 11 पुलिस वाले थे, जिनमें 10 पुलिस के अधिकारी थे और 1 महिला कांस्टेबल थी। तो जो महिला कांस्टेबल थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि जाँच में पाया जाता है कि जो महिला थी, जिस समय इन बाप-बेटों को गिरफ्तार किया गया, तब ये महिला अपने घर थी। और दूसरी बात, ये महिला इस पूरे के पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व भी नहीं थी। फिर उसके बाद सीबीआई आती है, सीबीआई इस जाँच को आगे बढ़ाती है। तो सीबीआई का एक ऑफिसर जो इस महिला रेवती से मुलाकात करता है, जो पुलिस कांस्टेबल थी। उस रात 9 बजे नाइट ड्यूटी थी, 9 बजे आती हैं। पूरी रात वो इस प्रकरण को सुनती हैं, हालाँकि देखती नहीं हैं क्योंकि उससे बाहर थी कमरे से, लेकिन सुनती हैं। उन बाप-बेटों की जो रोने की आहट थी, वो रात भर सुनती हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि इधर आओ, आप पुलिस वाली हैं और
मैं आपसे बस इतना सुनना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ था, आप खुद सच-सच बता दो। क्योंकि उस कमरे में कोई कैमरा नहीं था, कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे कि इनको कोई ऐसी सज़ा मिल सके, जो इनके लिए असरदार साबित। कोई ऐसी सज़ा इनको नहीं मिल सकती। केवल एक चश्मदीद गवाह होना चाहिए था, जिसके बाद इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती थी और वो चश्मदीद कोई नहीं था अभी तक। जब ये पुलिस सीबीआई ऑफिसर इस महिला कांस्टेबल से कहता है कि आप पूरा प्रकरण मुझे बताओ क्या हुआ था और क्या आप ये गवाही दे सकती हैं कोर्ट में? तो महिला कहती है, मैं कोर्ट में गवाही तो दे दूँगी, आपको भी सारी बातें मैं सच-सच बता दूँगी, लेकिन मेरी जान को खतरा हो सकता है। आप मेरे लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था अगर करें, तो मैं पूरी कहानी आपको सच-सच बता सकती हूँ और कोर्ट में जाकर के भी सारी बात सच बता सकती हूँ। इतना कहने के बाद रेवती अपने घर आती है, घरवालों से एक बार पूछती है कि जो पुलिस सीबीआई ऑफिसर है, वो मेरे से सच्चाई जानना चाहता है। हालाँकि मैं भी सच बताना चाहती हूँ। आप मुझे घरवालों बताओ, क्या मैं सच बताऊँ या नहीं? इतना कह कर के घरवाले कहते हैं कि अगर तुम पुलिस में नौकरी करना चाहती हो, तो बिल्कुल सारी बात सच-सच बता दो, क्योंकि पुलिस वाले ईमानदार होने चाहिए। कोई भी पुलिस वाला ऐसा ना हो जो बेईमान हो। बस रेवती के लिए इतना बहुत था। अब रेवती पूरी रात की कहानी सुना। जब ये पूरी कहानी सुना रही थी, तो उस समय जो सीबीआई ऑफिसर था, उसकी आँखों से भी आँसू आ रहे थे, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक कहानी थी। रेवती चश्मदीद बन जाती है। मद्रास हाई कोर्ट से सुरक्षा की भी माँग करती है और 2 पुलिस कांस्टेबल इसको सुरक्षा के तौर पर दे दिए जाते हैं। हालाँकि इस पूरे प्रकरण में क्योंकि ये 2020 की मैं अभी कहानी आपको सुना रहा हूँ। रेवती को चुप करने के लिए पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, पैसे देने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, हालाँकि नौकरी छुड़वाने तक की धमकी दी, लेकिन रेवती नहीं डरी। मुकदमा चलता रहा, करीब 6 साल हो जाते हैं मुकदमा को चलते। अभी तक कोई ऐसी सज़ा या कोई ऐसे केस में आगे कार्रवाई नहीं होती। धीरे-धीरे चल रहा था, लेकिन 3 दिन पहले 7 अप्रैल 2026 का दिन आता है। मद्रास कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और कोर्ट ने कहा कि 9 के 9 पुलिस वालों को अब सज़ा देने का समय आ गया। अब 9 के 9 पुलिस वाले क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो 10 पुलिस वाले जो हिरासत में लिए गए थे, उनमें से 1 पुलिस वाला 2020 में ही कोरोना की चपेट में आकर के मर गया था। तो अब 9 पुलिस वाले केवल रह गए थे। तो अब यहाँ पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और फैसला सुनाने से पहले ये पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मतलब डर के माहौल में नहीं थे। एकदम इनको लग रहा था कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 6 साल की सज़ा हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएँगे, लेकिन अपने जीवन को जी तो लेंगे। अब वहाँ जज साहब कहते हैं उन पुलिस वालों से कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें 14 साल की सज़ा सुनाऊँगा और 14 साल के बाद तुम जीवन को बहुत अच्छे से जी लोगे। लेकिन नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूँगा, जो तुम जीवन भर याद रखोगे और न केवल तुम, पूरी दुनिया याद रखेगी। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो अफ़सर कानून तोड़े, हालाँकि जो कानून का एक तरीके से कानून को सँभालने वाला व्यक्ति हो, कानून ही ऐसा करे और इस दरिंदगी के साथ, तो उसे माफ़ी का तो कोई मतलब माफ़ी तो नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 9 के 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा सुनाई और जब फांसी की सज़ा सुनाई, तो एक बात और उसमें जोड़ी कि इनको जो फांसी की सज़ा सुनाई जाए या इनको जो फांसी की सज़ा दी जाए, वो इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। 2 बार इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। 2 बार कैसे? एक बार इनको फांसी पर लटकाया जाएगा और उतार लिया जाएगा। फिर दोबारा इनको फांसी पर लटकाया जाएगा, कहीं इनमें कोई साँस तो बाकी नहीं है। बस ऐसा जब जज साहब ने कहा, तो इन लोगों की हवा खराब। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी, लेकिन अभी इसको इनको फांसी हो, ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आगे तक अगर ये फांसी बनी रहती है, तो इतिहास में पहली बार होगा कि पुलिस वालों को मौत की सज़ा सुनाई गई।
आपकी राय क्या है साथियों इस कहानी में? ज़रूर बताना। ये जब मैं कहानी सच बता रहा हूँ, ये कहानी मुझे कहानी नहीं, एक बहुत दर्दनाक सिलसिला लग रहा है। बस अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आज की कहानी इतनी है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप कॉम्पिटिशन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।